वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है और उसका क्षेत्र क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र होता है उसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, उसका क्या अर्थ होता है और उसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसे आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र बताइए, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप अगर पूछा जाए, या फिर केवल अगर स्कोप पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए, तब भी हमको दोनों का जो आंसर है वो आज का जो वीडियो है उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो ही आपको लिखना है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में अगर हम देखें, ठीक है, जो लोग होते हैं, ठीक है, किसी देश के जो नागरिक होते हैं उनकी आवश्यकता एक तरह से क्या होती है, अनंत होती है, असीमित होती है। और कोई भी देश अपने नागरिकों की जो असीमित आवश्यकता होती है उसे अपने देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के द्वारा पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, वहां के जो नागरिक हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर एक तरह से क्या होता है, निर्भर रहता है। मतलब क्योंकि किसी भी देश के पास में अगर हम बात करें तो जो उत्पादन के संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर अन्य किसी प्रकार के जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, वो प्रत्येक देश के पास में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन उस देश के जो नागरिक हैं, उस देश के जो निवासी हैं, उनकी आवश्यकता एक तरह से क्या होती है, असीमित होती है। और उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उत्पादन की आवश्यकता होती है, तो सभी वस्तुओं का उत्पादन जो है किसी देश में करना एक तरह से क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि अलग अलग जो देश होते हैं वो अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करके आपस में एक तरह से क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, आपस में वो लेन देन करते हैं, जिसको हम आयात निर्यात कहते हैं। और इस आयात निर्यात के माध्यम से कोई भी देश अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि विभिन्न देश एक तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने से उनको क्या करना पड़ता है, वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। या हम कह सकते हैं उत्पादन के साथ साथ में, वस्तु के साथ साथ में जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका भी एक तरह से क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, उत्पादन के साधन में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं श्रम, लेबर और पूंजी, कैपिटल, इन दोनों का भी आदान प्रदान किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का और साधनों का जब आदान प्रदान होता है तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय विनिमय जो होता है उसका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र जो प्रयोग किया जाएगा उसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है उसकी जो विषय सामग्री है वो एक तरह से क्या है, वस्तु एवं सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विनिमय किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में हम कह सकते हैं, विभिन्न देशों के बीच में वस्तु एवं सेवाओं का जो विनिमय होता है, वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन होता है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप जो भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों का, उन समस्याओं का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का ये जो मैंने अर्थ आपको बताया है, इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको हमने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व या अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो आवश्यकता होती हैं वो क्यों होती हैं, और इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसका जो अर्थ है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ है, इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको आप देख सकते हैं।
फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। जो वासरमैन और हटमैन हैं, उन्होंने एक तरह से क्या बताया था कि जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो विभिन्न देशों के बीच में आपस में जो लेन देन होता है, चाहे वो वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन हो, गिफ्ट उपहार का लेन देन हो सकता है, पूंजी या फिर जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं जैसे कि सोना चांदी है, इनका आपस में जो विनिमय होता है। ठीक है, विनिमय का मतलब क्या हो गया, इन चीजों का जो स्वामित्व है वो एक देश के नागरिकों के पास से दूसरे देश के नागरिकों के पास में हस्तांतरित हो जाता है। लेकिन ये जो कानून बने हुए हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके अनुसार एक तरह से होता है। और इसी का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर प्रोफेसर हेरोड की परिभाषा अगर हम देखें तो हेरोड ने एक तरह से क्या बताया, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन सभी आर्थिक सौदों से होता है जो देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत का अमेरिका, रूस, जापान, दूसरे देशों के साथ में समस्त प्रकार के जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं, चाहे वो वस्तुओं का लेन देन हो, चाहे वो सेवाओं का लेन देन हो, चाहे किसी प्रकार की पूंजी का लेन देन हो, तो भारत का दूसरे देशों के साथ में जो भी लेन देन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, देश की सीमा के बाहर जो भी लेन देन हुए हैं, तो ये जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करेंगे, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। फिर प्रोफेसर एल्सवर्थ की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध भी विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंधों से होता है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध पाया जाता है, आर्थिक संबंध का मतलब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है, विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात से है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं का लेन देन होता है जिसको हम कहते हैं आयात निर्यात, और आयात निर्यात के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक संबंध होते हैं विभिन्न देशों में स्थापित हो जाते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती हैं, उन सभी का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, उन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक तरह से क्या है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार से उत्पन्न होने वाले आर्थिक संबंधों और उनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मेन जो परिभाषा अगर आप दोगे तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, एक तरह से हम किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न देशों के बीच में जो वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का जो व्यापार होता है, उन व्यापार से जो भी आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, और उससे जो भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं, उन सभी का जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करेंगे, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो वस्तु तथा सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय विनिमय ही अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसको हम तीन तरीके से शामिल करेंगे। ठीक है, जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र को समझाइए, तो क्षेत्र जो होता है उसमें हम तीन विषयों को सम्मिलित करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेकंड हम बात करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है उसकी प्रकृति क्या है, और तीसरी बात जो इसमें सम्मिलित की जाएगी वो होगा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का दूसरे जो विषय हैं अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अन्य विषय का मतलब भूगोल के साथ में क्या संबंध है, गणित के साथ में क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान के साथ में क्या संबंध है, जो अन्य विषय हैं उनके साथ में इसका क्या संबंध है। तो ये तीनों चीजों जो हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की सबसे पहले विषय सामग्री, दूसरा अंतरराष्ट्रीय की अर्थशास्त्र की प्रकृति, मतलब अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है या कला है, और फिर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। इन तीनों को अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा।
अब एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ठीक है, विषय सामग्री का मतलब क्या हो गया? मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? एक देश का दूसरे देशों के साथ में जो भी वस्तुओं का लेन देन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयात निर्यात। तो विभिन्न देशों का आपस में वस्तु एवं सेवाओं का जो आयात निर्यात किया जाता है, वही एक तरह से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। जब विभिन्न देशों के बीच में वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात किया जाएगा, तो उससे क्या होगा? वे देश आपस में क्या करेंगे? कुछ नीतियां बनाएंगे। ठीक है, वाणिज्यिक नीतियां बनाई जाएगी और उन नीतियों के हिसाब से एक तरह से क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में सबसे पहली जो बात है वो क्या है? वाणिज्यिक नीतियां। ठीक है, वाणिज्यिक नीतियां, जो भी देश या कोई भी देश अगर दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए कोई देश जो भी नीतियां बनाएगा, जैसे कि वो जो दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर रहा है, वो स्वतंत्र व्यापार करेगा, मतलब बिना किसी रोक टोक के व्यापार करेगा, या उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र व्यापार की नीतियां पर अपनाएगा, या फिर संरक्षण की अपनी जो संरक्षण की नीति है, प्रोटेक्शन की, उसको अपनाएगा। या दूसरे देशों से आयात किया जा रहा है, तो उन आयातों की मात्रा अगर निश्चित कर दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयात अभ्यंश कहते हैं। या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आपस में संघ बना लेगा, ठीक है, उसके अनुसार व्यापार किया जाएगा। राष्ट्रीयपातन की जो कंसेप्ट है उसका प्रयोग किया जाएगा, जिसमें अपने देश में वस्तुओं को कम कीमत पे बेचेगा, अपने देश में वस्तुओं को ऊंची कीमत पे बेचेगा और विदेशी बाजार में वस्तुओं को कम कीमत पर बेचा जाता है, जिसको हम राष्ट्रीयपातन कहते हैं। कस्टम यूनियन के जो सिद्धांत हैं, द्विपक्षीय, मतलब दो देश आपस में किसी प्रकार का कोई समझौता कर लेते हैं वस्तुओं के लेन देन के ऊपर, या बहुपक्षीय भी हो सकता है। ठीक है, दो से अधिक देश आपस में कोई गुट बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, और उसके अनुसार वो वस्तुओं का आयात निर्यात कहते हैं। या फिर वस्तुओं का जो आयात निर्यात किया जा रहा है उन पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रशुल्क नीति कहते हैं, टेरिफ नीति कहते हैं। तो ये सारी जो नीतियां अपनाई जाती हैं, वो विषय सामग्री, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा, दो या दो से अधिक देशों में जो व्यापार किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? तो उसके लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसमें से रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, एडम स्मिथ का जो क्लासिकल थ्योरी है, प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत कहते हैं, हेक्सर ओलिन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, अवसर लागत सिद्धांत है, जो प्रोफेसर हेबरलर ने दिया था। तो ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांत हैं। तो इन विभिन्न सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो भी किसमें किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। इसके अलावा जैसे साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत हो गया, स्टोपलर सैमुएल्सन का प्रमेय है, लियोनटिफ विरोधाभास है। तो ये जो विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो मौद्रिक पक्ष को भी हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, मौद्रिक पक्ष का मतलब क्या हो गया? विभिन्न देशों के बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या होती है, भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन में हम विभिन्न देशों में आपस में जो लेन देन होता है, तो समस्त प्रकार के आर्थिक लेन देन, चाहे वो वस्तुओं का आयात निर्यात हो, सेवाओं का आयात निर्यात हो, पूंजी का लेन देन होता है, इन सभी को भी हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जैसे विदेशी व्यापार गुणक हो गया, फिर व्यापार की शर्तें, एक देश के द्वारा जो वस्तुएं दी जा रही है, दूसरे देश से बदले में कितनी वस्तु प्राप्त की जाएगी, तो व्यापार की शर्तें भी आ जाती हैं। फिर विदेशी विनिमय दर की अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत का 1 रुपया अमेरिका के कितने डॉलर के बराबर होगा, या अमेरिका का 1 डॉलर जो है उसका भारत में जो मूल्य है वो कितने रुपए के बराबर होगा। तो ये जो विनिमय दर होती हैं, तो विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, विदेशी व्यापार गुणक हो गया आपका, भुगतान संतुलन की समस्या हो गई है, इन सभी का जो अध्ययन है वो भी किसके अंतर्गत किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। देखिए, जब विभिन्न देशों के बीच में व्यापार होगा, आयात निर्यात होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए विभिन्न संस्थाओं संगठन की स्थापना की गई है। जैसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो विश्व बैंक हो गया हमारा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, और व्यापार से संबंधित जो संस्था है मुख्य रूप से वो आपका है WTO, विश्व व्यापार संगठन। इस प्रकार के बहुत सारे जो संगठन हैं उनको स्थापित किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में सहयोग स्थापित करते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आएगा। फिर विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा की बात करें तो विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है तो किन किन वस्तुओं का व्यापार किन किन देशों के साथ में होता है, किन चीजों का व्यापार करने से किसी देश को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, व्यापार के लिए सरकार के द्वारा कौन सी आयात एवं निर्यात नीति जो है वो अपनाई गई हैं, निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, कोई देश वस्तुओं का आयात नहीं करके या कम मात्रा में आयात करके उन चीजों को अपने यहाँ पे किस प्रकार से उत्पादित कर सकता है, जिसको हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, इन सभी समस्याओं का जो अध्ययन है वो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पांचों जो पॉइंट है वो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया जाएगा। फिर क्षेत्र में आपका दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो कौन सा है कि जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या हो गया, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है अथवा कला है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी विषय होता है वो विज्ञान भी होता है कला भी होता है। ठीक है, विज्ञान का मतलब किससे होता है कि किसी भी कार्य को क्रमबद्ध ढंग से सिस्टोमेटिक तरीके से किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, किसी कार्य को, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विभिन्न सिद्धांत आंकड़ों का जो प्रयोग किया जाता है तो उन आंकड़ों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, उनका किस प्रकार से विश्लेषण किया जाएगा। तो ये सारा काम अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी होता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। और विज्ञान के साथ साथ में जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो समस्याओं को हल करना एक तरह से किसको दर्शाता है, कला को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है वो विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, विज्ञान का मतलब क्या हो गया, किसी भी काम को क्रमबद्ध ढंग से एक तरह से किया जाना। तो आंकड़ों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको अच्छे ढंग से हल करने का प्रयास किया जाता है, जो किसको दर्शाता है, कला को दर्शाता है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है। तो विज्ञान होने के पक्ष में वासरमैन और हल्टमैन ने कुछ तर्क दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से तर्क दिए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एक तरह से तथ्यों के समूह का प्रतिपादन किया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांत हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, जिससे एक तरह से व्यापार में सुविधा प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें एक तरह से हमें अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। और साथ में वासरमैन और हल्टमैन ने क्या बताया था कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है वो कला भी है। ठीक है, कला क्यों है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का जो समाधान है, उन समस्याओं का जो हल है वो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। तो समस्याओं का हल ये किसको दर्शाएगा, कला को दर्शाता है। ठीक है, विभिन्न समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उन नियम, उनके लिए जो भी नियम बने हुए उनको किस प्रकार से समाधान किया जाएगा, उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा, ये कला का ही भाग होता है। और फिर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को हम स्वतंत्र प्रवृत्ति का नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, आश्रित विज्ञान कहा जाएगा। आश्रित विज्ञान का मतलब क्या हो गया, इसका जो संबंध है वो अन्य
विषयों के साथ में भी होता है। ठीक है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, गणित, सांख्यिकी, भूगोल, इन सभी के साथ में भी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध होता है। और मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के साथ में तो इसका संबंध होता ही है। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम विभिन्न आर्थिक नीतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आयात निर्यात नीति हो गई है, विदेशी व्यापार नीति हो गई है, प्रशुल्क नीति है। तो ये आदि जो है, इन आदि नीतियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में। और इन सभी का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो भी नीतियां हैं उनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो अर्थशास्त्र का भी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के साथ में घनिष्ठ संबंध है। इसी तरीके से अन्य विषयों की अगर हम बात कर ले, जैसे कि हम सांख्यिकी और गणित की बात करें, तो सांख्यिकी और गणित में मुख्य रूप से हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक सिद्धांत, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत थे, उनका विश्लेषण भी, उनकी व्याख्या भी इन आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जिसका मतलब क्या हो गया? जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है वो सांख्यिकी और गणित के ऊपर भी आधारित होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर लेन देन होता है तो हमें उन देशों की राजनीतिक स्थिति क्या है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है तो वो उन देशों की राजनीतिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। इसका मतलब राजनीति शास्त्र जो है वो भी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के साथ में संबंध रखता है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है वो अन्य विषयों के साथ में भी संबंध रखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है वो एक स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से क्या है? आश्रित। मतलब अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो अन्य विषयों के अध्ययन के साथ में घनिष्ठ रूप से, एक तरह से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, तो इनके बीच में आपस में संबंध पाया जाता है। तो ये हमारा अर्थशास्त्र, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, उसका क्षेत्र हो गया है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अगर क्षेत्र पूछा जाए तो आपको इसमें अर्थशास्त्र, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, उसकी विषय सामग्री, फिर उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, और फिर इसका अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है वो आपको समझाना है। और अगर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र पूछा जाए तब भी हमको इन 3 पॉइंट को ही एक्सप्लेन करना होगा। और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या होता है उसकी विभिन्न परिभाषाओं को हमने पिछला एक वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार, उनके बीच में क्या समानताएं हैं, उनके बीच में क्या असमानताएं हैं, इनके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो सारा आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, उसमें आपको सारे टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे।